हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम नंबर 2023 यही ना। सबको बेसब्री से इंतजार है कि कब पेपर होगा, मगर पेपर होगा तो सर तैयारी है नहीं, बस रट लिए हैं या फिर रटे भी नहीं तो जो जितना तैयार था उतना तैयार है, कम से कम क्वेश्चन भी नहीं देखें, प्रैक्टिस भी नहीं की, इस बार का भी चांस चला गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, 1500-2000 क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं, कम से कम उसको देख लो। ठीक है, 1500-2000 में से 60-70 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे जी, सही है ना। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं फंसने के। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सेशन पे पहली बार आए होगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और देख भी रहे होगे तो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट लाइटिंग में कितनी % प्रकाश ऊपर की ओर जाती है। देखो, जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट मतलब ये होता है 90% ऊपर, 10% नीचे। कितनी %? 10% नीचे। तो इसका सही आंसर तो ये हो गया। मगर जब कभी कभी डायरेक्ट पूछता है तो 90 नीचे, 10 ऊपर जाता है। ठीक है, कभी कभी सेमी करके पूछता है, अर्ध करके पूछता है तो 60-30 का रेशियो बन जाता है। इसको याद रखना है, कितने का रेशियो? 60-30 का रेशियो बन जाता है। मगर फिलहाल यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला देखो, फिर वही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं इस फॉर्मूले पे, मगर एक और दे दिया। ठीक है, वो तो यही तो चाहता है कि तुम लोग एक भी क्वेश्चन न छोड़ो इससे है तो NS बराबर 120 F/P। इसको तो हमको याद, हम कुछ नहीं करेंगे। 2 पोल के लिए सर 3000, 4 पोल के लिए 15000, सही है ना। 6 पोल के लिए 1000, 8 पोल के लिए 750। तो ये सब चीज़ें याद रखे रहो, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 पोल सर, ये 4 पोल सर, 6 पोल के लिए 1000 सर, ये तो 8 का है ही, सही है। याद रखना, ये जब 50 दिया हो तब नहीं, बहुत बार 60 दे देता तो दिमाग लगा देते हो। चलो अगला देखो, सिंगल फेज डिश धारा चालन में असंतत आर्मेचर धारा द्वारा कैसे पैदा किया जा सकता है। ठीक है, असंतत, सिंगल फेज DC मोटर है, DC संचालन किया जा रहा है, तो असंतत आर्मेचर धारा कैसे परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। देखो ये क्या दिया है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। असंतत मतलब, ठीक है, ऑप्शन ये दिया है, देख लेना, कमजोर गति नियमन, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि लो स्पीड रेगुलेशन, ये तो समझ में आ रहा है। लो स्पीड रेगुलेशन क्या कह रहा है ये समझ में आ रहा है। ये असंतत मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, देख लेना, कमेंट हमको जरूर कर देना कि यही बताया था, तुमको आ नहीं रहा था, इतना ही सवाल। चलो, उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल ही बोलते हैं ना। आप स्थापित मतलब एक बार चार्ज हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा चार्ज कर लो, सेकेंडरी सेल। और अधिकतर एग्जाम्पल में क्या पढ़ते हैं हम? लेड एसिड सेल, मगर इसमें निकल कैडमियम, निकल आयरन, ये सभी इसके प्रकार हो जाते हैं, लिथियम आयन, सही है ना। चलो, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को क्या कहते हैं? अच्छा, एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? गैस निकलती रहती है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेशन। अब ये गैस निकलता है तो क्या होता है, ये हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो कम होता रहता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक डिपोलराइज़र मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? डिपोलराइज़र मिला देते हैं। डिपोलराइज़र किसका बना होता है सर? MnO2 का बना होता है। ये करता क्या है? हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना लेता है, फिर वही पानी नीचे रह जाता है, लेवल को गिरने नहीं देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। ठीक है, और जो MnO2 जो है हमारा डिपोलराइज़र होता है। चलो, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी हमारी क्या है? सेरोपैराडायनी
सही है, सॉरी पैरामैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, सही है ना। इसको याद रखना। प्रतिचुंबकीय डाया है, लौह चुंबकीय फेरो। तो इसको याद रखना। एंटीमनी किस में आता है, इसमें आता है। इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे, फेरस, कोबाल्ट, निकिल। इसमें बात करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन, कॉपर, ये सब हो जाते हैं। सही है, बिस्मथ ये सब। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये एक से वैल्यू कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ये भी पूछा जाता है। चलो, एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज से बढ़ने के साथ बढ़ती घटती है, ये क्या कहलाता है, वेरिएस्टर कहलाता है, ठीक है, वेरिएस्टर। यानी जैसे जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा करोगे तो प्रतिरोध का मान भी बदलता है। ये किस पे होता है सर, ये टेम्परेचर का मान कम ज़्यादा करोगे तो चेंज होता है, ठीक है। और LDR देखोगे तो प्रकाश डालने पर प्रतिरोध का मान कम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कुंडली में इस्तेमाल होने वाले कंडक्ट का प्रकार नहीं है। बंद जोड़ परिरक्षी होता है, खुला सीवन परिरक्षी होता है, ठोस कर्षित असीवन परिरक्षी होता है, मगर लेड परिरक्षित नहीं होता है, ठीक है। कंडक्ट का पूछा, याद रखना, ठीक है। लेड कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। ओपन, क्लोज और या फिर सॉलिड होती है, मगर लेड की कंडक्ट नहीं होती है, सही है ना, इसको याद रखना। उस जगह पर जिस पर वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है, जहाँ केवल एक तापक के साथ अधिक सर्विस पॉइंट को गर्म पानी की आवश्यकता होती है, उसको प्रेशराइज्ड बोलते हैं, प्रेशराइज्ड बोलते हैं, जिसको याद रखना, क्या बोलते हैं, प्रेशराइज्ड टाइप बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, एक जगह गर्म होगा मगर कई अधिक पॉइंट पे, यानी एक तरीके से सोचो तो एक ही पाइप से गर्म हो रहा है मगर कई सारे नल हैं जहाँ से पानी निकाला जा रहा है, वही कहानी लगभग इसमें होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जब तुम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज में पढ़ोगे तो जो वाटर कूलर ये सब होते हैं उसमें ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर की निर्गत विशेषताओं में कि IC और BC के शून्य संकेतक मान को कहा जाता है। इसको तो सर जब IC BC का शून्य संकेतक, ठीक है, मान को क्या कहते हैं हम, तो जब IC BC के जब इंडिकेट करता है वो शून्य होता है तो उस समय कौन सी पॉइंट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, प्रचालन बिंदु। इसको याद रखना, सही है। इसी में हमारे क्या होते हैं, सैचुरेशन भी होते हैं, कट ऑफ भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो ये सब सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। लोड लाइन कुछ इस प्रकार से बनती है जी, ठीक है। इसको यही जो है हमारी लोड लाइन है। इसी पे Q का पॉइंट ऊपर नीचे नीचे भी होता है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। स्ट्रीट लाइट में कौन सी लैंप उपयुक्त होती है, स्ट्रीट लाइट में कौन सा प्रयोग करते हैं, LED करते हैं। हेलोजन लैंप कहाँ करते हैं, ग्राउंडों में करते हैं, पार्कों में करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें देखना। नियॉन लैंप कहाँ प्रयोग करते हैं, तो नियॉन लैंप हम लोग एडवर्टाइजिंग में करते हैं। चलो DC मोटर के कम्यूटेटर किससे बने होते हैं सर जी, बने होते हैं ये हार्ड ड्रॉन कॉपर, जिसको कठोर कर्षित ताम्र बोलते हैं। इसके बीच में क्या भर दी जाती है, माइका भर दी जाती है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा D। तार प्रमापी का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी तरीके से कहो वायर गेज का प्रयोग क्यों करते हो, चालकता के लिए, सामर्थ्य के लिए, पदार्थ की संरचना, नहीं था जी। 0 से 36 यही होता है, तो तार का आकार नापने के लिए 36 वाला सबसे पतला, 0 वाला सबसे मोटा, ये भी याद रखना। आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्ती को किसकी मदद से ठंडा किया जाता है, जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं या पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जो हम लोग कूलिंग का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कूलिंग के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। छोटे में तो हवा, तेल, पानी चलने लगता है, मगर बड़ों में हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। चलो अगला देखो, एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर यानी IGBT है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, देखो इसकी क्या होती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है, याद रखना है। और भी चीज़ें बताता हूँ, हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है,
सबसे अधिक पावर लॉस इसमें होता है। मॉस्फेट और बीजीटी में से ऑप्शन देता है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक पावर लॉस होता है, तो मॉस्फेट दे देगा, बीजीटी दे देगा और तुम्हारा आईजीबीटी देगा। तो आईजीटी में सबसे अधिक पावर लॉस होता है, मॉस्फेट से भी अधिक पावर लॉस होता है। मगर स्पीड की बात करें तो मॉस्फेट से स्पीड इसकी ऑपरेटिंग टाइम कम होती है। मगर याद रखना ये जो पावर है लॉस है वो नॉर्मली की बात हो रही है। जब कंडक्शन पावर की बात करेगा तो इसमें कम होती है आईजीबीटी में, मॉस्फेट में ज़्यादा होता है। ठीक है, आईजीबीटी मिल के किससे बनता है, तो सर ये हमारा मॉस्फेट जो होता है उससे प्लस बीजीटी से मिल के बना होता है। मॉस्फेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ें याद रखना। मॉस्फेट यानी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। सही है, चलो अगला देखो। प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षित तार स्थापन को क्या कहा जाता है? परिरक्षित फिर बताया यानी कंडुइट की बात कर रहा है। तो प्लास्टर के नीचे जो दबी होती है उसको क्या बोलते हैं? कंडुइट कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में देखो इसी टाइप का कुछ लिखा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा मगर जो एक्चुअल आंसर हमको पता है परिरक्षित, अभी पीछे जस्ट पढ़े हैं कि कंडुइट बोल रहा था। ठीक है, तो प्लास्टर के नीचे जो दबे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडुइट कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। तो सही है, ठीक है, यानी ये लिखा होगा तो वही लिखा होगा, नहीं तो आंसर गलत दिया है इसमें। सही है ना, चलो। क्लिट वायरिंग होती है, बैटन वायरिंग होती है, सब सारे वायरिंग होती है। क्लिट वायरिंग और स्थायी, चल रहा है उखाड़ कर फेंक दो। चलो, डीसी सीरीज मोटर कब अतिचलित हो जाता है? यानी डीसी जो सीरीज मोटर कब क्या हो जाता है? इनफाइनाइट स्पीड पकड़ लेता है। तो सर इनफाइनाइट स्पीड पकड़ने का इसका बुखार तब चालू होता है जब इस पर कोई लोड नहीं होता है, यानी नो लोड की स्थिति में। क्यों? क्योंकि उस समय लोड नहीं होता है तो उस समय जो फील्ड फ्लक्स की वैल्यू होती है वो शून्य हो जाती है। और हम जानते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, AB/5, क्योंकि जब ओपन सर्किट है लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा? इस फाई की वैल्यू शून्य हो जाएगी। जब फाई की वैल्यू शून्य हो गई तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, यानी बाहर हटने पे। सही है यार, नो लोड लिखेगा तब भी, भारहीन पे भी वही मतलब है। किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद पथ में सभी वोल्टेज का पाठ शून्य के बराबर होता है? देखो, किरचॉफ के दूसरे बेटे यानी केवीएल थे, लूप वाले थे, फलाना ढिमकाना जो है सब एक ही नाम है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक परिपथ लो, उसके सारे वोल्टेज ड्रॉप उसमें सारे वोल्टेज सोर्स प्लस प्रतिरोध में होने वाले सारे वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ दो तो उसके बीच गणितीय योग किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। किसके? शून्य के बराबर होगा। ये किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो सर ये ऊर्जा लिखा जी, ऊर्जा लिख दिए। ठीक है, संभाल लेना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है, और ये रूल नंबर 2 है। 2 को पहला मत कर देना, पहले को दूसरा मत कर देना। जैसे डी मॉर्गन थ्योरम, पहले को दूसरा, दूसरे को पहला नहीं कर सकते, वही कहानी है। सही है, चलो अगला देखते हैं। इसे तो मार दोगे तुम लोग, बहुत तेज आदमी हो। दो कुंडलियों के बीच में परस्पर प्रेरकत्व कितना है? 5 हेनरी है। कुंडली की धारा कितनी परिवर्तन दर है? ये है। तो पूछा है EMF, तो E बराबर पता है L di/dt। L की वैल्यू दी हुई है। हाँ सर, L की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 5 है। di/dt एम्पियर पर सेकंड, यही है ना, 2 लगा देते हैं। आया कितना सर? 10 वोल्ट आ गया, तो यही हमारा तो आंसर हो गया। सही है, चलो अगला देखो। परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्से को भू संपर्कन करने चाहिए। ठीक है, तो जो भू संपर्कन करते हो तो उस समय जो भू संपर्क स्विच है वो क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, और देखो कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। क्या पूछा है कि परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्से से के भू संपर्क के लिए क्या करना चाहिए? बूस्ट लगाना चाहिए? नहीं। आइसोलेटर? नहीं। परिपथ वियोजक मात्रक? नहीं। सर जी अर्थिंग स्विच लगाएंगे ना, क्योंकि अर्थिंग से अर्थिंग स्विच जुड़ा होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखो। लैप और तरंग कुंडली में बैक पिच और अग्र पिच संख्या क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? विषम, यानी एक बराबर मान का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा अलग अलग होना चाहिए। और जिसको बोलते हो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सही है, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, सेम होता है तो क्या दिक्कत होती है? सेम होने पे क्या होता है? तो उसमें बहुत सारे दोषें आने लगती हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? विषम रखते हैं। जैसे वहाँ पे
स्लॉटों की संख्या बराबर नहीं रखते हैं, आर्मेचर स्टेटर स्लॉट की बराबर रखते हैं तो स्क्रूइंग होने लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग होने लगता है। उसी तरह कुछ इस में भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेशनल वोशनल जरूरी होता है, सेम करते हो तो स्पार्किंग ज़्यादा होने लगती है। सही है। चलो अगला देखो, एक मोटर जनित सेट में जनित्र का विद्युत उत्पादन प्लस आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर की हानि आपूर्ति से के बाद यांत्रिक शक्ति के रूप में बदली जाती है। हाँ सही है। देखो जनित्र का क्या होता है, विद्युत उत्पादन लिए प्लस आपूर्ति के लिए छोटी मोटर द्वारा ली जाती है। अब उसमें से सारे में से क्या करते हो तुम, जैसे देखो पूरी तुम्हारी पावर है, इसमें से जो भी है तुम्हारा मैकेनिकल लॉस घटा देते हो, फिर जो तुम्हारे हिसाब से प्राप्त होता है, जैसे एयर फ्रिक्शन लॉस होता है, जैसे तुम एक्चुअली देखो फिर से बताते हैं, स्टेटर को सप्लाई दिए, फ्लक्स बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर बनाया तो उसमें कुछ लॉसेज हुई, आर्मेचर की लॉसेज हुई है ना, और आयरन लॉस हुई है स्टेटर पे लॉस हुई, फिर वो आया एयर गैप में, एयर गैप पे कुछ लॉसेज होने के बाद कहाँ पे आया, वो रोटर पे आया। अब देखो रोटर पे भी कुछ लॉसेज होंगी, आर्मेचर स्टेटर लॉस, फिर उसके बाद वो कहाँ पे देगा, फिर उसको शाफ्ट पे देगा। अब जो शाफ्ट पे एक्चुअल पावर मिलती है वही हमारी पावर होती है ना, तो कितनी पावर कम हो जाती है ये देख लो, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से कहानी यहाँ पे भी हो रही है, इसलिए प्लस माइनस लगाया बाद में। सही है ना। चलो अगला देखो, इसको करने का तरीका क्या है। एक 500 वोल्ट की शंट मोटर आर्मेचर में इतना तरंग धर है, ठीक है, पूर्ण भार पे आर्मेचर धारा इतना ले रहा है, तो ये बताओ पूर्ण भार आरपीएम कितना होगा। हमको पता है कि ईबी बराबर क्या होता है, पी फाई जेड, और किसका मान निकालना है, ये एन यहाँ पे लिख दो। ईबी का मान दिया हुआ है, हाँ सर 500 बोल दिया है। पी का मान दिया है, हाँ सर 5 बोल दिया है। फाई का मान दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। जेड का मान दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, ठीक है। 60 का मान दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है, हाँ सर दिया ही होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सी वाइंडिंग है, एक 4 पोल शंट मोटर के आर्मेचर पर तरंग वाइंडिंग है ना, तरंग यानी वेव, तो ये बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और जेड पता ही करके निकालोगे तो तुमको एन का मान निकल के चला आएगा। सही है। चलो इस हिसाब से करना है, सही आंसर ये हो जाएगा 49। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए बीएच कर्व एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। सीधी रेखा किसके लिए होती है, तो हवा के लिए होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हिस्टैटिक लॉस ना के बराबर होती है, ठीक है। और इसलिए तो हम हवा का प्रयोग करते हैं किसमें, हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में, क्योंकि सारे क्या होती है, शून्य के बराबर होती है लगभग, ठीक है, उसमें कोई भी लॉसेज नहीं होता है, क्योंकि अगर सोच लो फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा है और हिस्टैटिक लॉस होने लगे तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 50, मॉसफेट के द्वारा परिपथ प्रतिबाधा कितनी होती है। तो सर ये जो प्रतिबाधा होती है लगभग कितनी होती है, 0.1 × 10 के घाते, ऐसे हमको याद था, ठीक है, इतना हो जाएगा, ओम होता है। सही है, इसको याद रखना, इतनी होती है। सही है, ये हमको याद था, मगर यहाँ पे देखो जब ये हटाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के घाते 9 ओम हो जाएगा, तो लगभग इतनी होती है। सही है, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल देख लिए, आई होप लेवल पसंद आया होगा। अब पसंद क्या आएगा जी, लिखा हुआ दिया हुआ है, पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है कि सर जी हार्ड पे क्वेश्चन लाए, जी क्वेश्चन लाए। सही है, जो पूछा है वही बता दिए। सही है, तो सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक शेयर, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।